एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बहुत दिन बाद जो है हम लोग आज मिल रहे हैं, लगभग 3 से 4 दिन बाद जो है हम लोग मिल रहे हैं। और भूले तो नहीं हो आप लोग कि 12 बजे जो है वो हम लोगों की मैथ्स की क्लास चलती है और मैथ्स में मैं आप लोगों के सामने आ रहा होता हूँ। मुझे लगता है कि भूले नहीं होंगे। संख्या पद्धति है ना, ये संख्या पद्धति हो सकता है गलत भी लिखा हुआ हो, ठीक है? तो इसको मिटा ही देते हैं, कभी कोई मजाक ही बना दे। सही है? सही है, तो ये लो। भैया ये कह रहे हैं मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, ये स्टीमर महोदय साहब ने कहा है कि जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, संख्याओं का वर्गीकरण हम लोगों को जानना है मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो इस चार्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए मेरे भाई। अब कमेंट मत करना। नंबर्स यानी कि संख्या, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 3 कंडीशन को फुलफिल करते हैं। पहली कंडीशन की नंबर जो होना चाहिए वो p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये है कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब ये सवाल आएगा कि इंटीजर क्या होते हैं, थोड़ा सा वेट करना बस। अगर किसी भी नंबर के साथ ये तीनों कंडीशन हम लोगों की फुलफिल होती है तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को हम लोग जो है वो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। अब आपने कहा जी आपने तो अभी ये बताया ही नहीं है कि इंटीजर क्या होते हैं। तो मेरे भाई इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक, यानी कि जो वैल्यू डेसिमल में नहीं है, जो पूरा पूरा अंक है, वो सभी क्या कहलाते हैं? वो पूर्णांक कहलाते हैं। अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं, भैया रेशनल नंबर का एग्जांपल बताइए, मैंने आपसे कहा 5/3, मैंने आपसे पूछा क्या ये रेशनल नंबर है? तो आपने कहा भैया जी मैं पहले चेक करूंगा, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो मैं कहूंगा कि ये रेशनल नंबर है, और अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो मैं कह दूंगा कि ये रेशनल नंबर नहीं है। मैंने आपसे कहा कि क्या ये p अपॉन q के फॉर्म में है? आपने कहा p भी मौजूद है, q भी मौजूद है, यानी ये p अपॉन q के फॉर्म में है। मैंने आपसे कहा कि क्या q 0 है, क्या डिनोमिनेटर 0 है? आपने कहा q 0 भी नहीं है, यानी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये दोनों इंटीजर हैं, ये भी पूरा पूरा अंक है, ये भी पूरा पूरा अंक है, यानी तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं कह दूंगा कि ये क्या है? ये मेरा रेशनल नंबर है, ये मेरा रेशनल नंबर है। मेरी बात समझ में आई? अब आपने कहा जी ठीक है, आपने कहा जी ये दोनों पूर्णांक है। दूसरा एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया 1.4/1.4/3 दे दिया यहाँ पे। मैंने आपसे पूछा, हाँ स्वेलिंग आ रखी है, पता नहीं मुझे कैसे आ रखी है स्वेलिंग भी, है ना? थोड़ी सी फेस पर स्वेलिंग आ रखी है, मुझे पता नहीं है कैसे आ रखी है, आज इसे भी देख लेंगे, है ना? ये सारी दिक्कतें जो है जब ये क्लास लेने के टाइम पे आती है ना? 2-3 दिन से मुझे कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन आज स्वेलिंग भी दिख रही है, पता नहीं क्या क्या दिख रहा है, लेकिन अब इस पर कोई ध्यान नहीं जाएगा, है ना? ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, जब जो होगा देखा जाएगा भाई। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा तो वही होगा जो सबके साथ होता है, तो सोचना ही क्यों इस बारे में। नंबर आपके सामने है, एक नंबर आपके सामने है, क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये परिमेय संख्या है? तो मेरे प्यारे दोस्त आपने कहा जी पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए नीचे। आपने कहा 2 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 15 बार कटेगा। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अब आपने यहाँ चेक करना स्टार्ट किया, क्या ये संख्याएं p अपॉन q के फॉर्म में है? जी बिल्कुल है, p भी मौजूद है और q भी मौजूद है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इसमें डिनोमिनेटर 0 है? आपने कहा इसमें डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है। क्या इसमें दोनों इंटीजर हैं, p और q दोनों इंटीजर हैं? आपने कहा जी बिल्कुल दोनों इंटीजर हैं, दोनों पूर्ण अंक हैं, यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो दी गई संख्या मेरी क्या हो जाएगी? दी गई संख्या मेरी रेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, दी गई। हाँ, मैंने आपसे पूछा √36/5, मैंने आपसे पूछा क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? आपने कहा जी मैं पहले चेक करूंगा। मैंने कहा कैसे कैसे चेक करोगे जी? आपने कहा जी 36 का वर्गमूल होता है 6, नीचे 5 दिया हुआ है, जब तक सॉल्व नहीं हो जाता तब तक मैं सॉल्व करूंगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या संख्या p अपॉन q के फॉर्म में लिखी हुई है, तो आप कहेंगे जी p भी मौजूद है, q भी मौजूद है, p अपॉन q के फॉर्म में लिखी हुई है। क्या q इसमें 0 है? आप कहेंगे नहीं जी 0 नहीं है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या दोनों पूर्णांक है? आपने कहा जी दोनों पूर्णांक है, यानी तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, यानी कि ये संख्या भी मेरा रेशनल नंबर है। बहुत बढ़िया। आपने कहा जी 0/1 क्या है? 0/0/1 को छोड़िए, मैंने खाली आपके सामने 36 लिखा। मैंने आपसे पूछा क्या ये रेशनल नंबर है? मैंने आपसे पूछा क्या ये रेशनल नंबर है? तो मेरे प्यारे दोस्त आपने कहा जी सबसे पहले अगर मैं 36 के नीचे 1 लिख दूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? आपने कहा जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा क्या ये संख्या p अपॉन q के फॉर्म में है? आपने कहा p भी मौजूद है और q भी मौजूद है, p अपॉन q के फॉर्म में है। मैंने कहा क्या इसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर है? आपने कहा बिल्कुल 0 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर है। मैंने कहा क्या p और q दोनों इंटीजर हैं? आपने कहा दोनों पूर्ण पूर्ण अंक हैं, यानी ये संख्या भी मेरी क्या हो जाएगी? रेशनल नंबर हो जाएगी। आपने पूछा जब इतनी कहानी बताई दी है तो एक बार 0 को और बता दो, 0 क्या है? मैंने कहा जी मैं ऐसे कोई रटी रटाई चीज आपको नहीं बताऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या 0 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो क्या मेरे प्यारे दोस्त कोई फर्क पड़ेगा? आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा कंडीशन चेक करो तीनों, अगर कंडीशन वेरीफाई हो गई तो मेरा दी गई संख्या मेरी रेशनल नंबर होगी, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो दी गई संख्या मेरी रेशनल नंबर नहीं होगी। बहुत बढ़िया जी। क्या संख्याएं p अपॉन q के फॉर्म में लिखी हुई हैं? आपने कहा जी p अपॉन q के फॉर्म में लिखी हुई हैं, p भी है q भी है। क्या डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर है? क्या नीचे जो है वो 0 के बराबर है? आपने कहा जी यहाँ 0 के बराबर नहीं है, तो ये q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, क्या p और q दोनों इंटीजर हैं? आपने कहा जी दोनों इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, यानी तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो 0 मेरा क्या हो जाएगा? 0 मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी जितनी भी संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं वो सारी की सारी रेशनल नंबर होती हैं, जितने भी फ्रैक्शन में वैल्यू आप लोगों को दी गई हैं वो सारी की सारी रेशनल नंबर होती हैं, जितने भी डेसिमल में वैल्यू दी गई हैं वो सारी की सारी रेशनल नंबर होती हैं। सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने आपके सामने लिखा पाई और ई। ये पाई एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है पाई की? पाई की डेफिनेशन बेटा पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता, पाई का एग्जैक्ट मान 3.14 नहीं होता मेरे भाई। पाई का एग्जैक्ट मान जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 22/7 नहीं होता, पाई का एग्जैक्ट मान 3.14 नहीं होता। पाई को सॉल्व करने के लिए जस्ट इसकी वैल्यू को 22/7 लिख देते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। अगर मैं पाई की डेफिनेशन पूछूं ना तो पाई की डेफिनेशन होती है सर्कमफ्रेंस अपॉन 2r। पाई की जो डेफिनेशन होती है वो सर्कमफ्रेंस अपॉन 2r होती है, लेकिन इस पे सोचने की जरूरत नहीं है, इस पे विचार करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे ये पूछा कि भैया जी पाई और ई क्या मेरे रेशनल नंबर हैं या मेरे इरेशनल नंबर हैं? तो आपने कहा जी हम जो है वो चेक करेंगे कि रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर है। मैंने पाई के नीचे 1 लिखा, ई के नीचे भी 1 लिखा। मैंने आपसे पूछा कि क्या ये p अपॉन q के फॉर्म में लिखी हुई है? आपने कहा जी बिल्कुल, p भी मौजूद है और q भी मौजूद है, यानी p अपॉन q के फॉर्म में लिखी हुई है।
मैंने आपसे पूछा क्या क्यू जीरो के बराबर है, क्या डिनोमिनेटर जीरो के बराबर है, आपने कहा नहीं है जी, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन जब मैं तीसरी कंडीशन पे आपके सामने गया, मैंने आपसे पूछा कि क्या ये दोनों इंटीजर हैं, क्या ये दोनों पूर्ण अंक हैं, आपने कहा जी पाई पूर्ण अंक थोड़ी ना होता है, पाई कोई गिनती में थोड़ी ना आता है, ना एक्सपोनेंशियल कोई गिनती में आता है, तो इसका मतलब ये दोनों मेरे इंटीजर नहीं है। अगर ये दोनों मेरे इंटीजर नहीं है तो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, और अगर तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये रेशनल नंबर नहीं होंगे, ये इरेशनल नंबर होंगे। ये रेशनल नंबर नहीं होंगे, ये इरेशनल नंबर होंगे। जितनी भी वैल्यूज हैं, चाहे वो पाई हो, चाहे वो ई हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारी वैल्यूज मेरी इरेशनल नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इरेशनल नंबर कहलाती हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आपने कहा जी चलो ये तो इरेशनल नंबर है, इरेशनल का कुछ और भी तो बताइए इरेशनल के बारे में। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं नेगेटिव में क्या रेशनल नंबर नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मैंने आपके सामने लिखा -5/3, क्या ये रेशनल नंबर है? तो आपने कहा जी मैं तीनों कंडीशन चेक करता हूं, ये p अपॉन q के फॉर्म में भी है, क्यों इसमें जीरो भी नहीं है, ये दोनों इंटीजर है। वो बात अलग है कि ये ऋणात्मक इंटीजर है, ये धनात्मक इंटीजर है, लेकिन है तो दोनों इंटीजर। अगर है दोनों इंटीजर मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका मतलब कि ये मेरा रेशनल नंबर दिया हुआ है, ये मेरा रेशनल नंबर दिया हुआ है। तो जितनी भी नेगेटिव में वैल्यूज हैं वो सब, जितनी भी डेसिमल में वैल्यूज हैं वो सब, जितने भी मेरे भाई ऐसी वैल्यूज जिनका रूट पॉसिबल है वो सब, वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। मुझे ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त, ये कैसा नंबर है? √5/√9, 1/0 क्या होगा? 1/0 आप बताओ मुझे क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहली बात तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है, इन्फिनिटी बन जाएगा। इसी को 0 से डिवाइड करोगे तो वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा। लेकिन चलो अनडिफाइंड को भी छोड़ो, ठीक है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या है? क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या क्यों जीरो नहीं है? आप कहेंगे क्यों तो जीरो है, तो फिर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो रेशनल नंबर कैसे बन जाएगी? ये रेशनल नंबर कैसे बन जाएगी मेरे भाई? डिनोमिनेटर भी माइनस में हो तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे कह रहे हैं रेशनल नंबर है, कुछ बच्चे कह रहे हैं इरेशनल नंबर है। मेरे भाई इस पॉइंट को लिखना अपनी कॉपी में। अगर रूट में कोई ऐसी वैल्यू दी हुई है जिसका एग्जैक्ट रूट पॉसिबल नहीं है, भाई का एग्जैक्ट रूट बताना, तो आप कहेंगे एग्जैक्ट रूट नहीं होगा, 2 पॉइंट कुछ होगा। जहां ये आ जाए ना भाई 2 पॉइंट कुछ होगा, तो समझ जाना कि वो मेरा इरेशनल नंबर है। जहां एग्जैक्ट रूट नहीं होता, वो सारे के सारे नंबर जो है वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इसके साथ एग्जैक्ट रूट नहीं लगा था, अगर एग्जैक्ट रूट नहीं लगा तो इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा तो इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त √2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए इसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। √3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए इसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। √5 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए इसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। √6 को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसीलिए इसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। √7 इरेशनल नंबर है, √8 इरेशनल नंबर है, लेकिन जैसे ही √9 लिखोगे, √9 की एग्जैक्ट वैल्यू 3 होती है, ये मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब मुझे बताइए पॉइंट क्लियर है या नहीं? और जो डाउट 3 लिख सकते हैं, यानी कि आप मुझसे ये कहेंगे कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, क्या √3 की एग्जैक्ट वैल्यू पता है? नहीं पता है, तो ये मेरा कैसा नंबर होगा? ये इरेशनल नंबर होगा। जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, जिस रूट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो सारी की सारी इरेशनल नंबर कहलाती है, सारी की सारी इरेशनल नंबर। आपने कहा जी 49 का वर्गमूल 7 होता है, एग्जैक्ट होता है। 64 का वर्गमूल 8 होता है, एग्जैक्ट होता है। आपने कहा जी ये p अपॉन q के फॉर्म में दी हुई है, इसमें q जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, और p और q दोनों इंटीजर भी हैं, यानी ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा रेशनल नंबर कहलाएगा, ये मेरा रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, डी को गलत किया है बच्चे, है ना? डी को गलत कैसे किया है? उन्होंने कहा कि √3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती तो इसलिए उन्होंने इसको इरेशनल बता दिया। √3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती इसलिए उन्होंने इसको इरेशनल बता दिया। मैं कहता हूं कि इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? पहले सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? रूट दोनों के ऊपर चढ़ा हुआ है, दोनों के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो क्या रूट के अंदर मैं 3/12 लिख सकता हूं? आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो। 3 एकम 3 होगा, 3 चौक 12 होगा। 1/4 का वर्गमूल क्या होता है? 1/2 होता है। 1/4 का वर्गमूल क्या होता है? 1/2 होता है मेरे प्यारे दोस्त। और अगर 1/2 को देखोगे तो ये p अपॉन q के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। क्यों इसमें जीरो भी नहीं है, और p और q दोनों इंटीजर भी दिए हुए हैं, यानी कि ये क्या बन जाएगा? ये मेरे प्यारे दोस्त रेशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये मेरे नेगेटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, जिसे ऋणात्मक इंटीजर कहा जाता है, ऋणात्मक इंटीजर कहा जाता है, ऋणात्मक इंटीजर कहा जाता है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। दूसरा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जिन्हें मेरे प्यारे दोस्त धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, जिन्हें धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। और कुछ खाली पूर्णांक होते हैं, केवल और केवल कुछ खाली इंटीजर होते हैं, ना वो धनात्मक होते हैं ना वो ऋणात्मक होते हैं। ऐसे इंटीजर्स को हम लोग केवल इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, बात को बहुत प्यार से समझना। मैंने आपसे कहा नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जिनके आगे नेगेटिव साइन लगा होता है, वो पूरे अंक होते हैं, यानी पूर्ण अंक होते हैं। मैं आपसे कहूं एग्जांपल देना, मैंने आपके सामने लिखा -8, -7, -12, -318, -1004, -519। ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर हैं। ठीक है, भैया जी क्या किसी भी संख्या को 6 से भाग देने पर अगर ऐसे सभी नंबर्स को हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऐसे सभी नंबर्स को हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये सारे नंबर्स जो है वो धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक में 0 केवल और केवल जो है वो पूर्णांक होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरे प्यारे दोस्त ये इंटीजर की डेफिनेशन आप लोगों के सामने। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं मेरे भाई, इन्हें काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है, जो गिनती में काम आती है। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो गिनती में काम आती हैं, यानी जो हमें प्रकृति से मिली है, जो प्रकृति से बनी है, जिनकी खोज नहीं हुई है, वो सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स क्या कहलाते हैं। नेचुरल नंबर्स की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है, और जहां तक की भी संख्याएं हैं ये सारी की सारी नेचुरल नंबर्स होती हैं, ये सारी के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 1 से, मतलब पूर्ण संख्याएं। इन्हें प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है, इन्हें प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है, और इन्हें मेरे प्यारे दोस्त पूर्ण संख्याएं बोला जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पाई इरेशनल नंबर है, बट 22/7 के फॉर्म में लिखने पर क्या वो रेशनल और इरेशनल रेशनल होगा? 22/7 जो है वो रेशनल होगा, लेकिन पाई हमारा इरेशनल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान जो है वो 22/7 नहीं होता है। आप मुझे बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और काउंटिंग में आते हैं। ऐसे सभी नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। लेकिन अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स में हम लोग 0 को और ऐड कर दें, 0 की खोज बाद में हुई थी, 0 को और ऐड कर दें तो ये सभी नंबर्स जो हो जाते हैं वो होल नंबर्स बन जाते हैं। ये सभी नंबर्स जो है वो होल नंबर बन जाते हैं। अब मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछूंगा, हमेशा पूछता हूं जब भी क्लासिफिकेशन कराता हूं, तो मेरे होल नंबर होते हैं, हाँ या ना? मुझे बताइए
क्या सभी नेचुरल नंबर्स मेरे होल नंबर होते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सभी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, सभी नेचुरल नंबर्स मेरे होल नंबर होते हैं। बिल्कुल होते हैं जी। मैंने आपसे पूछा क्या सभी होल नंबर मेरे नेचुरल नंबर्स होते हैं? आप कहेंगे नहीं। सभी होल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि होल नंबर 0 होता है लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। दोनों बातों में अंतर समझ में आया? सभी नेचुरल नंबर मेरे होल नंबर होते हैं, बिल्कुल 100% की बात है। लेकिन सारी परेशानियां आप लोगों को आएंगी, उन सारी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारे दोस्त, और इसका कुछ पार्ट जो है वो डिविजिबिलिटी रूल के बाद भी करूंगा। 3 क्वेश्चन 15। मैंने आपसे कहा इसके गुणनखंड बताइए। गुणनखंड का मतलब होता है वो सारी संख्याएं जो इस 14 को डिवाइड करेंगे, 1, 2, 7 और खुद 14। क्या ये वो संख्याएं हैं जो इस 14 को डिवाइड करेंगे? यानी ये 14 के फैक्टर कहलाएंगे, 14 के गुणनखंड कहलाएंगे। लेकिन वो सारी संख्याएं जो 14 से डिवाइड होंगी हैं, 14 से डिवाइड होंगी, यानी पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 28, तीसरी संख्या 42, चौथी संख्या 56, 14 पंजे 70, 14 छीं 84, ऐसे ही अनगिनत संख्याएं आ जाएंगी। क्या आप दोनों में डिफरेंस आपको पता चला? ये फैक्टर कहलाता है, ये मल्टीपल कहलाता है। फैक्टर मतलब जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर दे उन्हें फैक्टर कहा जाता है, और जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए उन्हें मल्टीपल कहा जाता है। संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं, यानी वो केवल 2 संख्याओं से डिवाइड होती हैं, और वो 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक स्वयं। एक तो 1 और एक स्वयं मेरे भाई, है ना? अगर कोई संख्या केवल और केवल 1 से और स्वयं से डिवाइड होती है तो ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब आपके दिमाग में यहां फिर एक छोटा सा क्वेश्चन जन्म लेगा। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या मुझे 2 बताएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन यहां पे जन्म ले जाएगा। वो क्वेश्चन होगा कि 1 मेरा अभाज्य क्यों नहीं है? क्या कोई मुझे बताएगा कि 1 जो है वो अभाज्य क्यों नहीं है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया जी 1 अभाज्य क्यों नहीं है, तो आप कहेंगे भैया जी 1 के 2 फैक्टर कहां हैं? ऐसी 2 संख्याएं कहां हैं जो 1 को डिवाइड करें? एक तो सिंगल संख्या 1 से ही डिवाइड होता है, तो इसके 2 फैक्टर कहां से होंगे मेरे भाई? 2 फैक्टर कहां होंगे? इसका तो केवल एक ही फैक्टर होता है, इसलिए हम लोग जो है इसे प्राइम नंबर से बाहर रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। इसीलिए हम केवल इसको प्राइम नंबर से बाहर रखेंगे। अगर कोई पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप कहना सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 2 के बारे में और कोई खास बात, तो आप लिखना 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है, दो ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है, ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो समभी है, जो समभी है, जो समभी है, वरना सभी अभाज्य संख्या जो होती है वो विषम होती है मेरे प्यारे दोस्त। 2 के अलावा 2 ही में लिखी होती है, केवल 2 और 3 लिखी होती हैं, केवल 2 और 3 को छोड़कर, केवल 2 और 3 को छोड़कर। लेकिन लेकिन अगर कोई संख्या लेकिन अगर कोई संख्या 6n+-1 के रूप में लिखी है तो जरूरी नहीं कि वह अभाज्य संख्या हो, तो जरूरी नहीं कि वह अभाज्य संख्या हो। क्या बवाल लिख दिया जी? अभी समझाते हैं ना बवाल, अभी समझाते हैं मेरे भाई बवाल, है ना? वो आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर होगा, बहुत बड़ा डाउट क्लियर होगा। इस डाउट को थोड़ा सा समझिएगा। सीधा लिखा करूं भाई साहब, ये थोड़ा सा है ना एक्टिंग बाजी में लिख दिया था, है ना? एक्टिंग बाजी में लिख दिया था, थोड़ा सा नहीं है एक्टिंग बाजी भैया, तो ओहो ये भी एक्टिंग बाजी में बन गया। खत्म करो, ठीक है, हटा देंगे भाई, तुम अपनी कॉपी में सीधा सीधा लिख लो, क्या ही जाता है। ये लो बॉक्स के अंदर 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो समभी है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे 6n+-1 के रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन अगर कोई संख्या 6n+-1 के रूप में लिखी हुई है तो जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या होगी। आपने कहा इस बात को थोड़ा डिटेल में समझाइए, मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं एग्जांपल के साथ। समझ, +1 के रूप में लिखे जाते हैं, लेकिन अगर कोई 6n+1 के रूप में लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर हो। आपने कहा जी कैसे? मैंने कहा 25 बताइए मुझे, 25 का क्या विचार है आपके मन? तो आपने कहा जी मैं इसे लिखूंगा 6 × 4 6 × 24 और 1 25। क्या ये 6n+1 के रूप में लिखा हुआ है? अगर 6n+1 के रूप में लिखा हुआ है, क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है, ये अन्य 5 से भी कट जाता है। मैंने आपसे क्या लिखा? मैंने आपसे लिखा भैया जी, मैंने आपसे लिखा 35। 35 के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आप कहेंगे जी 35 को लिखा जा सकता है 6 पंजे 6 चंग 36, 36 में से 1 गया 35 हो जाए। क्या ये 6n-1 के रूप में लिखा हुआ है? लेकिन ये तो मेरा प्राइम नंबर नहीं है। यानी आज के बाद आप ये स्टेटमेंट बोलेंगे कि अगर कोई मेरा प्राइम नंबर है, मुझे कंफर्म है कि कोई मेरा प्राइम नंबर है, तो वो 100% 6n+-1 के रूप में लिखा होगा। प्राइम नंबर है तो वो 6n+-1 के रूप में लिखा होगा। लेकिन अगर वो प्राइम हो मेरे प्यारे दोस्त, कन्वर्स ट्रू नहीं है मेरे भाई। प्राइम नंबर 6n+-1 के रूप में लिखा होगा, ये 100% ट्रू है। लेकिन अगर कोई नंबर 6n+-1 के रूप में लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो। क्या मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है मेरे दोस्त। तो आप कहेंगे सबसे छोटा 2 होता है, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा, 53 रहेगा, 59 रहेगा, 61 रहेगा, 67 रहेगा, 71 रहेगा, 73 रहेगा, 79 रहेगा, 83 रहेगा, 89 रहेगा, 97 रहेगा। और आप मुझे बताइए क्या कोई और अभाज्य संख्या बची 1 से 100 तक? अगर मैं आपसे पूछूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप कहना 101। मैंने आपसे पूछा सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है? बताइए फटाफट, सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या होती है 997। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। मैं घर के लिए आपको एक टास्क दे रहा हूं, मन करे तो कर लेना, ना मन करे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को देना चाह रहा हूं, है ना? ये एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को देना चाह रहा हूं।
आपको घर से ये करना है, आपको घर से ये करना है कि आपको 100 से लेके 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती है ना, अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, गूगल पे डाल के, ठीक है, गूगल पे डाल के और अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना, क्योंकि अभाज्य आपके सामने हो जाएगा, 29 31 आपके सामने हो जाएगा, फिर 41 43 आपके सामने हो जाएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि 59 61 आपके सामने हो जाएगा, ये रहा 59 61 आपके सामने हो जाएगा, फिर कौन सा होगा, 71 73 आपके सामने हो जाएगा, 71 73 आपके सामने हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। फिर आपके सामने कौन सा होगा, फिर नहीं होगा। मैं आपसे पूछूं कि ऐसे प्राइम नंबर जिनमें दो दो का गैप है, तो आप कहेंगे जी 3 और 5 में 2 का गैप है, 5 और 7 में 2 हो गए, 7 और 11 और 13 में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनमें दो दो का गैप होता है, और जिन प्राइम नंबर में दो दो का गैप होता है उन्हें ही ट्विन प्राइम कहा जाता है, उन्हें ही ट्विन प्राइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हीं प्राइम नंबर को ट्विन प्राइम कहा जाता है, उन्हीं प्राइम नंबर को ट्विन प्राइम कहा जाता है, ठीक है। बातें समझ में आ गई ट्विन प्राइम की। अब मैं बहुत सारी दोस्त, अगर सह अभाज्य संख्या पूछा जाए तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन ये होती है कि जिनका में से एक होता है, ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन जो प्रज्ञान बैच वाले बच्चे हैं उन्होंने अभी में से नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए बस मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसी सभी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, कुछ भी कॉमन होने का मतलब जो एक वैल्यू से नहीं कटती, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 3 और 8, क्या ये दोनों किसी सिंगल वैल्यू से कटेंगे, आपने कहा नहीं कटेंगे, तो ये मेरी को प्राइम नंबर है। मैंने कहा 5 7 और 8, क्या ये किसी संख्या से सिंगल से कटेंगे तीनों वैल्यू, आपने कहा नहीं कटेंगे, तो ये मेरी सह अभाज्य संख्याएं हैं। मैंने कहा 8 10 और 9, क्या ये मेरी सहभाज्य संख्याएं, बिल्कुल है, यानी कि इन तीनों को किसी सिंगल वैल्यू से हम लोग नहीं काट सकते, तो ये सारी की सारी संख्याएं जो होंगी, ये सारी की सारी संख्याएं जो होंगी, तो मेरे भाई वो सारी की सारी सहभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका मैसेज जो है वो एक होता है, बिल्कुल 11 13 जो है वो मेरे को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी मेरे को प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं कंपोजिट नंबर, जिन्हें संयुक्त संख्या या अभाज्य में या देसी भाषा में हम लोग समझें, जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य से भी डिवाइड हो जाए, ऐसे सभी संख्याओं को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। और अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी जाए तो वो 4 होती है। 4 मेरे भाई 1 से भी होगा, 4 से भी होगा और बीच में 2 से भी होगा, तो 2 से ज्यादा फैक्टर है। अगर सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछी जाए, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या यानी कि ओड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी विषम मतलब जो 2 से डिवाइड ना होती हो, विषम भाज्य संख्या आपसे पूछी जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त वो मेरी क्या होती है, वो मेरी 9 होती है। क्या होते हैं, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे सभी नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं, उन सभी को मेरे प्यारे दोस्त हम लोग क्या कहते हैं, उन सभी होगी कि आपने कहा सबसे छोटी सम संख्या, क्या होती है, तो मैंने कहा सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। आपने अगला सवाल मुझसे किया कि 0 क्या है, मैंने कहा कि 0 भी मेरा इवन नंबर है, तो आपने कहा बड़ी अजीब बात करते हो, 0 भी मेरा इवन नंबर है, आप ये कह रहे हो, और एक तरफ आप कह रहे हो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। जब 0 मेरा इवन नंबर है तो 0 होना चाहिए, फिर आपने 2 क्यों लिखा, मेरे भाई इसका मतलब होता है वो कभी लगाता नहीं है, इसका मतलब होता है सबसे छोटी पॉजिटिव सम संख्या, पॉजिटिव। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 0 मेरे भाई एक न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इसलिए हम लोग सबसे छोटी पॉजिटिव सम संख्या जो है वो 2 बताते हैं, ऐसे तो फिर हम बता ही नहीं पाएंगे, -2 भी सम संख्या है, -4 भी सम संख्या है, -6 भी सम संख्या है, सबसे छोटी बता ही नहीं पाएंगे। क्या कहते हैं, ऐसे सभी नंबर्स को हम लोग ओड नंबर कहते हैं, इनका यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 होता है। ये यूनिट डिजिट अगर इनमें से कुछ है तो मेरे प्यारे दोस्तों वो सभी मेरे ओड नंबर कहलाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओड नंबर, सबसे छोटा ओड नंबर, तो आप कहेंगे सबसे छोटा ओड नंबर जो होता है वो 1 होता है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट परफेक्ट नंबर कौन, परफेक्ट नंबर बताइए बच्चे। आपसे पूछा कि 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 6 किस किस से डिवाइड होता है, तो आपने कहा 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। अगर जिस संख्या के गुणनखंडों का योग खुद संख्या को छोड़कर उसके बराबर आ जाता है तो ऐसी संख्याओं को परफेक्ट नंबर कहा जाता है। 3 2 5 और 1 6 इसके गुणनखंडों का योग उस स्वयं संख्या को छोड़कर अगर उस संख्या के बराबर आ जाता है तो ऐसी सभी संख्याओं को संपूर्ण संख्या कहा जाता है। एग्जांपल एक और है 28, 28 के फैक्टर करिए मेरे प्यारे दोस्त। तो मैं आपसे कहूं 28 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से और खुद 28 से डिवाइड होता है। खुद को छोड़कर बाकी सबका योग 14 7 21 4 25 और 2 27 और 1 28 अगर उस संख्या के बराबर आ जाए तो वो संख्या अपने आप में क्या कहलाएगी, वो संख्या अपने आप में परफेक्ट नंबर कहलाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने लिखने जा रहा हूं, इसके एग्जांपल सहित मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये दो बातें आप 4 8 4 कोशिश करना, ये पहला पॉइंट है आपके सामने, ये दूसरा पॉइंट है आपके सामने, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है और ये छठा पॉइंट है। मैं एग्जांपल सहित आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी मेरे प्यारे दोस्त आपसे कहा जाए कि दो रेशनल नंबर को हम लोग जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आप याद रखना, जैसे एक रेशनल नंबर है 1/2 और एक रेशनल नंबर है 1/3, हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो आपने कहा 2 3 का एलसीएम 6 आएगा, 2 3 6 3 एकम 3, 3 दूनी 6 2 एकम 2, यानी कि दो रेशनल नंबर का योग क्या आएगा, हमेशा रेशनल नंबर आएगा। अपने दिमाग में एक बात सेट करके रखिएगा कि दो रेशनल नंबर का योग जो होता है, दो परिमेय संख्याओं का योग जो होता है वो हमेशा परिमेय आता है, हमेशा परिमेय आएगा। बहुत ज्यादा हिंट मिल रही होती है इस पहले कॉन्सेप्ट से। याद रखना कि दो परिमेय संख्याओं का योग जो होता है वो हमेशा हमेशा परिमेय संख्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या होता है। यही बात समझ में आई? अगर एक परिमेय संख्या आपके सामने है और एक अपरिमेय संख्या आपके सामने है, आपने कहा परिमेय संख्या आपने ले ली 2 और अपरिमेय संख्या आपने ले ली √3। अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त, है ना,
अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त कि ये क्या है, परिमेय संख्या, और अगर परिमेय संख्या में आपने अपरिमेय जोड़ दिया ना, तो आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है क्या? आप कहेंगे नहीं पता। नहीं पता तो अपरिमेय संख्याओं को आप लोग जोड़ोगे तो वो परिमेय भी आ सकती है और वो अपरिमेय भी आ सकती है। आपने कहा जी बात समझ में, दो कैसे रेशनल नंबर है, तो सारी कहानी निकल गई। अब कह रहे हैं दो कैसे रेशनल, दो के नीचे एक लगा दो, p अपॉन q के फॉर्म में नंबर बन गया। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, जब भी रेशनल नंबर की गुणा इरेशनल नंबर में करेंगे, जब भी रेशनल नंबर की गुणा इरेशनल नंबर में करेंगे, तो वो इरेशनल भी आ सकता है। आप कहेंगे जी रेशनल नंबर कैसे आएगा? देखो ठीक है, समय हमेशा समय आएगा। मैंने कहा 12 और 18, जब दोनों सम संख्याओं इज अ होल नंबर, बिल्कुल सही बात है भाई, जीरो से ही तो शुरू होते हैं होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर भाई, एवरी इंटीजर, क्या सभी पूर्णांक जो है मेरे होल नंबर होते हैं? ना जी ना, इंटीजर तो मेरे नेगेटिव भी होते हैं, इंटीजर तो मेरे नेगेटिव भी होते हैं, पर होल नंबर नेगेटिव थोड़ी ना होते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक मेरे होल नंबर होते हैं? गलत बात है भैया, ये गलत बात है। पहला ही ठीक है, ओनली वन। आपने कहा जी मैंने लगातार संख्या लिख दी 5 6, लगातार संख्या लिख दी 8 9, लगातार संख्या लिख दी 121 122, लगातार संख्या लिख दी 1001 1002। क्या दो लगातार संख्याओं में एक विषम संख्या होती है, एक सम संख्या होती है? वो वही तो कहना चाह रहा है, दो क्रमागत पूर्णांकों में से एक सम है। 100% की बात है भैया, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% की बिल्कुल सही है। विषम पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो a10 + 1 के रूप में लिखा जाता है। विषम पूर्णांक, कोई भी विषम संख्या लीजिए, आपने कहा जी 3 है, 3 का स्क्वायर करिए, विषम पूर्णांक का वर्ग 9 हो जाएगा। क्या 9 को आप a10 + 1 के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। n की जगह बन रखी 8 8 + 1। आपने कहा मैं तो इससे चेक नहीं करूंगा, मैं तो 5 देखूंगा, 5 विषम है, विषम पूर्णांक का वर्ग करिए, 25 को लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 या 24 और 25 लिख सकते हैं, a10 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। मैंने कहा मैं तो 7 का वर्ग करूंगा, 7 का वर्ग 49 को लिखना, आप कहेंगे 8 48 + 1 लिख सकते हैं। मैंने कहा मैं तो 11 का वर्ग करूंगा, 121 आ जाएगा, 121 को लिखना, 8 8 हो जाएगा, 4 8 5 40 15 120 और 121 लिख सकते हैं। यानी किसी भी विषम संख्या का वर्ग जो होता है वो a10 + 1 के रूप में लिखा जाता है। वो कैसे लिखा जाता है वो मैंने बता दिया, दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई।